आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पेज नंबर 4 जो है वो ओपन कर लें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो आपको गिवन है, और मैट्रिसेस की टाइप्स जब तक आपको क्लियर नहीं होंगी बच्चे, एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपसे किसी सूरत नहीं हो सकती, ठीक है। लिहाजा सबसे पहले जो है हम मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। मैट्रिक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज के अंदर, और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी हमने। अब जो हमारे पास पहली टाइप है वो क्या है? रो मैट्रिक। अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड और सेड टू बी रो मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। बस आपने सिर्फ इसमें इतना याद रखना है, मैं सिर्फ इसको बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो है वो लिखूँगा, इट हैज़ ओनली वन रो, ठीक है। उसके अंदर जो है वो सिर्फ एक ही रो होती है, और साथ में एक एक एग्जांपल देता चला जाऊंगा, ठीक है। और बिलफर्ज अगर आपके पास एक मैट्रिक है और उसके अंदर सिर्फ एक ही रो में एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो बेशक 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब आपके पास जो है वो रो मैट्रिक कहलाएंगे। और आपके पास मैक्सिमम तीन एलिमेंट्स जो है वो हो सकते हैं। आपके लेवल पे मैक्सिमम 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बिलफर्ज 2 और 5, 3 ये 3 एलिमेंट्स पर जो है वो एक रो मुश्तमिल है, और इसके अंदर चूँकि पूरे मैट्रिक के अंदर एक रो है तो लिहाजा रो के लिहाज से हम इसको क्या कहेंगे कि ये रो मैट्रिक है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर मुख्तलिफ एग्जांपल दी होंगी। आपकी बुक में ये जो एग्जांपल दी है 2 - 1 7, आपने घोटे नहीं लगाने, रटे नहीं लगाने, आपका ने जो कॉन्सेप्ट है ना उसको समझना है। कोई भी मैट्रिक जो है वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक कहलाएगा अगर उसके अंदर सिर्फ एक रो, कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अब ये उस कंडीशन पर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, उस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है, लिहाजा ये एक रो मैट्रिक कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है जो कॉलम मैट्रिक होगा बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा? एक कॉलम होगा। तो आप ये कहेंगे कि इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होगा। मिसाल के तौर पर अब आपके पास जो है वो एग्जांपल है। अच्छा, इसमें आपने मैट्रिक का नाम भी दे लेना। ये बिलफर्ज मैट्रिक ए है, ये मैट्रिक बी है, और इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। जी नाम देना लाजमी है। आपका नाम उमर ना होता तो क्या नाम लेके पुकारता मैं? ओए लड़के, छोटे मोटे, लंबे चौड़े, ऐसे करके बुलाता, तो कोई ना कोई नाम होता ना, तो लिहाजा आपने मैट्रिक का नाम देना है। तो बिलफर्ज इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, 5, 9, 0। अब चूँकि इसके अंदर एक ही कॉलम मौजूद है, लिहाजा इसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर इसकी जो है वो डेफिनेशन दी हुई है, अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। उसके बाद क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक। अब रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? सबसे पहले तो आप ये समझे रेक्टेंगुलर शेप कौन सी शेप होती है। बिलफर्ज ये मेरे पास एक शेप है, तो क्या ये रेक्टेंगुलर शेप है या कोई और कहलाएगी? ये स्क्वायर है। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि इसकी चारों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या है? बराबर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये यहाँ पे जाके ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि ये आगे कंटिन्यू हो रहा है, अब बताओ ये क्या बन गई है? रेक्टेंगल। अच्छा, क्या ये भी रेक्टेंगल है या सिर्फ वही रेक्टेंगल है? ये भी रेक्टेंगल है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? वो हॉरिजॉन्टली उसकी जो है वो लेंथ ज़्यादा है, इसकी वर्टिकल फॉर्म में, यानी कि इसकी हाइट ज़्यादा है और इसकी लेंथ ज़्यादा है। ऐसे ही है ना? लेकिन ये दोनों क्या कहलाएंगी? रेक्टेंगल ही कहलाएंगी। अब बिल्कुल आपने इन शेप्स को मद्देनज़र रखना है। अब आपने ये कहना है कि अगर कोई आपके पास मैट्रिक है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स जो है वो आपस में इक्वल ना हो, रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो, इसका मतलब यह है कि या तो कॉलम्स ज़्यादा होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी कि वो हॉरिजॉन्टली बड़ा हो जाएगा, या फिर जो है वो रोज़ ज़्यादा होंगी तो वो वर्टिकली बड़ा हो जाएगा। किसी एक साइड को बड़ा करना है ना। अगर रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो कौन सा मैट्रिक होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगा। तो आप ये कह सकते हैं, मैंने आपको बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक के अंदर रोज़ को किससे जाहिर करते हैं और कॉलम्स को किससे जाहिर करते हैं? इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं होते। ये मैंने आपको एक टेक्निकल निशानी जो है वो बता दी है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक के अंदर रोज़ और कॉलम्स जो है वो इक्वल नहीं होते। रोज़ को m से जाहिर करते हैं और कॉलम्स को n से जाहिर करते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक के अंदर m और n इक्वल नहीं होते। तो मैं ये कहूँगा कि एक मैट्रिक बिलफर्ज मेरे पास जो है वो C है और उसके एलिमेंट्स क्या हैं जी?
1 2 3 4 5 6 बिलफर्ज। अब इसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें रोज़ की तादाद कितनी है? 2, तो m की वैल्यू क्या है? 2। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 एंड 3। कॉलम्स की तादाद कितनी है? 3। चूँकि रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है लिहाजा ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगा। और देख लो इसकी शक्ल ऐसी बन रही है कि नहीं बन रही? अच्छा, ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है? ये इस शक्ल का है। अब अगर मैं एक और ड्रॉ कर दूँ बिलफर्ज, डी मेरे पास एक मैट्रिक है, अब मैं उसका क्या बढ़ा दूँ? रोज़ की तादाद बढ़ा दूँ। अब यहाँ पे कॉलम्स की तादाद बढ़ी हुई थी तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब भी तो ये रेक्टेंगल है ना, लेकिन ये इस शेप में आ गया। समझ आ गई है? तो ये हमारे पास दोनों क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाएंगे। शर्त क्या है कि इसमें दोनों के अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होनी चाहिए। रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आ गया स्क्वायर। अब स्क्वायर में मैंने आपको शेप बनाई थी तो क्या नज़र आया था? लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर जो है वो इक्वल नहीं होती रोज़ और कॉलम्स, उसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होगी। तो ठीक है, अ मैट्रिक इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक इफ़ इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि m और n जो है वो क्या होंगे? बराबर होंगे। बिलफर्ज मेरे पास जो है वो एक मैट्रिक है s, स्क्वायर के लिए मैंने s यूज़ कर लिया। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं 3 9 6 -2। अब देखो कितनी रोज हैं इसके अंदर? कॉलम्स कितने हैं? m इक्वल है n के, लिहाजा ये क्या होगा? एक स्क्वायर मैट्रिक होगा। ये क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक होगा। समझ आ गई बात बच्चे? उसके बाद है हमारे पास नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक। एक ऐसा मैट्रिक ज़ीरो मैट्रिक कहलाता है जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हों? ज़ीरो हों। तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हों? ज़ीरो हों। और याद रखिएगा ज़ीरो मैट्रिक को हमेशा ओ से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिहाजा इसका नाम हमेशा आपने ओ रखना है, ABCD में से कुछ भी नहीं रख लेना। ठीक है, सो नल मैट्रिक को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ से। आप ये कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय ओ। ठीक है, इसको हम ओ से जाहिर करेंगे। बिलफर्ज मेरे पास जो है वो एक है ये, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 0 0 और 0। ये स्क्वायर मैट्रिक हो गया। एक और मेरे पास जो है वो नल मैट्रिक है, उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, तो भी ये 0 ही होगा। एक और मैट्रिक है मेरे पास ओ, उसके अंदर 0 और 0। ये हमारे पास रो मैट्रिक भी हो गया और नल मैट्रिक भी हो गया। ठीक है ना, तो वो तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हों? 0, अंडे गरम अंडे। ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक है? नल मैट्रिक कहलाएगा। इसको पॉज करो बच्चे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक है वो क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। इसको बच्चे आप सबसे पहले एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे, और ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें से आएंगे डेफिनेशंस, तो ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। बिलफर्ज आपके पास जो है वो एक एग्जाम्पल मैं बुक वाली लिख लेता हूँ। बुक में एग्जांपल जो है वो दी हुई है बी। सेकंड एग्जांपल देखें 1 0 2 2 -1 3 1 0 2 2 -1 3। ये आपके पास एक मैट्रिक दिया हुआ है और जिसका नाम क्या दिया हुआ है? बी। आपने क्या लेना है? इसका ट्रांसपोज लेना है। याद रखिएगा बेटे, जब जब आपको किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज लेने को कहा जाएगा हम उसके ऊपर छोटा सा टी लगा दिया करेंगे। क्या लगा दिया करेंगे? उस मैट्रिक के साइन के ऊपर आपने क्या लगा देना है? छोटा सा टी लगा देना। डिफरेंट कलर से शो करवा देता हूँ। ठीक है, अब बिलफर्ज ये मेरे पास जो है वो मैट्रिक वही बी मौजूद है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 2 2 -1 एंड 3। अभी आपने इसका ट्रांसपोज नहीं लिया, और जब तक आपने नहीं लिया इसकी पावर जो है वो टी आपने लिखे रहने देनी है। और जब आपने ट्रांसपोज ले लिया तो अब आपके पास ये क्या बन जाएगा? बी पावर टी तो ऑलरेडी था। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ट्रांसपोज में क्या किया जाता है? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देंगे, और जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रोज बन जाएंगे। ठीक है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उनको आपने वर्टिकल फॉर्म में लिख देना है, और जो वर्टिकल फॉर्म में होंगे वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिसके रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया जाए तो उसका ट्रांसपोज हासिल होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसने ये कहा है a metric obtained by changing the rows into columns or columns into
रोज ऑफ अ मैट्रिक इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक। अगर किसी मैट्रिक की रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें तो जो नया मैट्रिक हासिल होगा उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक। उस मैट्रिक का ट्रांसपोज कहलाएगा। तो अब इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा? अच्छा, अब देखो मैंने आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहा था ना, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अब जब आप किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक का ट्रांसपोज लोगे, अगर वो हॉरिजॉन्टल हुआ तो वो वर्टिकल बन जाएगा, वर्टिकल हुआ तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। अब आप देखिएगा ज़रा, 1 2 0, तो ये 1 0 2 और ये 2 -1 3 2 -1 और 3। अब आपने इसके ऊपर पावर t नहीं लगानी क्योंकि आपने इसका ट्रांसपोज ऑलरेडी ले लिया है। अब देखो जो इसकी रो थी वो कॉलम में नहीं कन्वर्ट होगी। जब इसका अगेन ट्रांसपोज लूँगा, ये जो कॉलम है वो अगेन रो में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक। समझ आ गई बात बच्चे? उसके बाद है नेगेटिव मैट्रिक। क्या है? नेगेटिव मैट्रिक। अब बिलफर्ज आपके पास कोई एक मैट्रिक दिया हुआ है, बुक के मुताबिक एग्जांपल देख लें। ए विच इज इक्वल टू 1 -2 3 4। ए विच इज इक्वल टू 1 -3, अच्छा 2 3 और 4। ये आपके पास दिया हुआ बच्चे। आपने क्या मालूम करना है? इसका नेगेटिव मैट्रिक मालूम करना है। अब आप इसको कैसे मालूम कर सकते हैं? आप दोनों तरफ जो है वो पहले माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप दोनों तरफ जो है आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इस ए को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए हो जाएगा। राइट साइड को जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हर वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज अभी मैं माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इट इम्प्लाइज दैट ये माइनस ए हो जाएगा विच इज इक्वल टू, माइनस यहाँ भी लगा दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा? 1 -2 3 एंड 4। फाइनली अब ये जो माइनस ए है ये तो वैसे के वैसे रहेगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 माइनस और माइनस +2 -3 -4। तो ये आपका उस ए का नेगेटिव मैट्रिक आ गया। इस ए का नेगेटिव मैट्रिक जो है वो आपके पास आ गया। समझ आइए बात बच्चे? उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या दिया हुआ है? सिमेट्रिक मैट्रिक। ये बड़ा शातिर मैट्रिक है ये। ठीक है, अ मैट्रिक, अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक इफ, आपने पूरी डेफिनेशन इसकी तैयार नहीं करनी, आपने क्या लिखना है? अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक इफ। उसके बाद आपने ना ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देना है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है अगर इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, यानी कि आप किसी नंबर का किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज लो और ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी वो वैसे का वैसे ही रहे तो वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगा। यानी कि उसके अंदर सिमेट्रिसिटी मौजूद है, आप उसको जितना मर्जी घुमा फिरा लो वो वैसे की वैसी शक्ल उसकी रहेगी। ठीक है, तो अब आपने ये शर्त जो है वो साथ में लिख देनी है। अगर किसी मैट्रिक का आप ट्रांसपोज लो तो वो उसी मैट्रिक के इक्वल आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक है। अब आपने इसकी ना डेफिनेशन लिखनी है बच्चे। अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड या इज सेड टू बी अ सिमेट्रिक इफ, एंड में जाके जो लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना सिमेट्रिक मैट्रिक की, वो ज़रा लेंथी लिखी हुई है, स्क्यू सिमेट्रिक की छोटी लिखी हुई है। पहले आप ज़रा उसको देखो, उसने क्या लिखा हुआ है? अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब आपने स्क्यू हटाना है और इधर से माइनस हटाना है, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक की डेफिनेशन बन जाएगी। अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब आप ये बुक वाली ही एग्जांपल मुझे लिखवा दें तो मैं उसी को सॉल्व करवा देता हूँ। देखिएगा दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। बुक की जो एग्जाम्पल दिया बच्चे वो लिखवाओ ज़रा। m विच इज इक्वल टू m which is equal to 1 2 3 2 -1 4 3 4 एंड 0। ये आपके पास किसकी वैल्यू दी हुई है बच्चे? m की वैल्यू दी हुई है। अगर मैं m का ट्रांसपोज ले लूँ तो अब मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लूँगा बच्चे। 1 2 3 क्या बन जाएगा? ये 1 2 3 जो हॉरिजॉन्टल में था वो वर्टिकल में चेंज हो जाएगा। 2 -1 4 2 -1 4 2 -1 और 4 3 4 0 3
4 और 0 ट्रांसपोज ले लिया है। दोनों में फ़र्क बताओ तो ज़रा क्या है? हूबहू नहीं है, हूबहू है ना, हालांकि हमने तो ट्रांसपोज ले लिया है। तो अगर किसी मैट्रिक का ट्रांसपोज ले लिया जाए और फिर भी वो ढीठ वैसे का वैसा ही रहे तो इसका क्या मतलब है कि वो कौन सा मैट्रिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक है। अच्छा, मैं इस मैट्रिक की जगह हूबहू वही लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो उसी के इक्वल है। तो मैं ये इसको लिख सकता हूँ कि m का जो ट्रांसपोज लिया है वो इक्वल आ गया उसी मैट्रिक m के। तो वही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई। यहाँ पे हमने मैट्रिक का नाम A रखा था तो A का ट्रांसपोज A के इक्वल, यहाँ पे हमने मैट्रिक का नाम M रखा है तो M का ट्रांसपोज M के ही इक्वल, लिहाजा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। समझ आ गई है? इसी तरह जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है उसके लिए कंडीशन क्या है? इफ़ ट्रांसपोज अगर हम लें और ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर -a के इक्वल आए तो हम कहेंगे कि ये क्या, कौन सा मैट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। कौन सा मैट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। एग्जांपल दी हुई है बुक वाली, वही मुझे लिखवा दें ज़रा, मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। जी बच्चे, नाम बताओ पहले मैट्रिक का। a विच इज़ इक्वल टू 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अच्छा, एक चीज़ बच्चे आपने गौर से देखनी है, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होंगे ना उसके ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, आगे जो है वो डायगोनल मैट्रिक आ रहा है मैं उसमें समझाऊंगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हमेशा 0 होंगे। ये क्या होंगे? एक और मैं आपको निशानी बताता हूँ, आप खुद भी इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे? और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे लेकिन ऊपर वाली साइड पर होंगे, वो अगर पॉजिटिव हैं तो नीचे वाले नेगेटिव होंगे एलिमेंट्स वही लेकिन तरतीब मुख्तलिफ होगी। यहाँ पे 2 3 क्या था? 1, यहाँ पे भी 2 3 और 1 होगा, लेकिन ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, ये माइनस में है तो वो प्लस में होगा। आप खुद से एग्जांपल बना सकते हैं। समझ आ रही है? अब मैं इसका क्या लूँगा? ट्रांसपोज लूँगा और देखना ये -a के इक्वल आएगा। अगर ये -a के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। इट इम्प्लाइज दैट, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ बच्चे, 0 2 3 क्या बन जाएगा? 0 2 3 -2 0 1 -2 0 और 1 -3 -1 और 0 -3 -1 और 0। यहाँ तक ठीक है बच्चे? अभी मैंने a का ट्रांसपोज लिया था। अब ये जो मेरे पास मैट्रिक आया है इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा? 0 का साइन तो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो -2 -3 और -1 है ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारे पास 2 3 और ये -2, ये 0, ये प्लस का 1, ये -3 और ये माइनस का 1 और 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर आप इसको गौर से देखो ये तो हूबहू वही a के बराबर नहीं आ गया? तो ये a का ट्रांसपोज a के इक्वल है लेकिन बाहर क्या मौजूद है? माइनस मौजूद है। इट इम्प्लाइज दैट, इससे क्या नतीजा अखज़ हो रहा है कि a का ट्रांसपोज a के इक्वल है, लेकिन ये जो बाहर माइनस लगा हुआ था उसको तो नहीं ना ख़त्म कर सकते। तो a इक्वल टू -a आ नहीं गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। इट्स मीन कि a का ट्रांसपोज -a के इक्वल आ गया, लिहाजा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। लिहाजा ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। क्लियर होगी बात बच्चे? उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक। डायगोनल मैट्रिक क्या होता है? जो डायगोनल मैट्रिक होता है ना बेटे, अब यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स की बात समझ में आई है? वैसे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे पहले रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट और तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, इसी तरह चौथी का चौथा एलिमेंट, पांचवी रो का पांचवा एलिमेंट्स, ये सब क्या कहलाएंगे? ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये क्या हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो जो डायगोनल मैट्रिक होगा उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनमें से कम अज़ कम एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम अज़ कम 0 के अलावा एक जो है वो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो 0 के अलावा कुछ भी हो, 0 के अलावा कुछ भी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हम उसी कंडीशन को देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन आप इसकी देख लें बुक पे। अ स्क्वायर मैट्रिक A इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक इफ़ at least any one of the entries of its diagonal is not 0, यानी कि नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, एंड द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? नॉन ज़ीरो। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए? यानी कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक का उलट है। उलट है ना, इसमें डायगोनल एंट्रीज 0, नॉन डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो। ऐसे ही है।
और डायगोनल मैट्रिक के अंदर क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज में से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए, बाकी सारी जीरो कर दो। ठीक है, अगर सारी भी नॉन जीरो हो जाए तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होना जरूरी है। जीरो के अलावा कम से कम कोई एक एलिमेंट मौजूद हो। पहले मैं इसके डायगोनल की ना जगह खाली छोड़ देता हूँ, बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बिलफर्ज मेरे पास जो है वो एक मैट्रिक है एफ, और जिसके एलिमेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। बिलफर्ज मैं 3x3 ऑर्डर का यहाँ पे मैट्रिक लिख रहा हूँ। पहला जीरो होगा, पहला ये तो अभी लिखने नहीं, जीरो क्यों होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, और यहाँ से ये जीरो, ये वाला खाली छोड़ देने, और ये वाला जीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। इनमें से आपने क्या करना है, कम से कम एक जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बिलफर्ज यहाँ पे जो है वो मैंने -3 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, और यहाँ पे बेशक मैं ज़ीरो कर दूँ। कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो है ना, लिहाजा ये मैट्रिक क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक जो है वो कहलाएगा। बात समझ में आ गई है बेटे। जो अगला स्केलर मैट्रिक है वो हूबहू इसी का बड़ा भाई है। उसने क्या कहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो भी हों सारे के सारे, और एक जैसे भी होने चाहिए। नॉन ज़ीरो भी हों और एक जैसे भी होने, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 2 लगाया तो सारा 2 2 2 2 होना चाहिए, यहाँ पे 3 लगाए तो सारे 3 3 3 3 होने चाहिए, -3 लगाए तो सारे -3 3 3 होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो और सिमिलर होने चाहिए। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। अब आप अपनी मर्ज़ी की ना मुझे कोई एक एग्जांपल लिखवाओ जी। h विच इज़ इक्वल टू, हाँ जी, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। शाबाश, क्लैपिंग होनी चाहिए इसके लिए। बजा लो, भुखे हो बजा लो, मरासी वालियाँ बजान होनी क्या, मैं अप्रिसिएशन वाली बजाएं। ठीक हो गया ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी दिए हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, नॉन ज़ीरो भी हैं और एक जैसे भी हैं। ऐसे मैट्रिक को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक कहेंगे। अच्छा, अब इससे मिलता जुलता ही अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, और इसके लिए भी शर्त रखनी है, शर्त याद रखनी है बेटे। आइडेंटिटी मैट्रिक को हमेशा आई से जाहिर करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय, डिनोटेड बाय आई। ठीक है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक होता है इसको हमेशा आपने आई से रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, अब दो जो है आपने मैट्रिक ऐसे देख लिए जिनके नाम फिक्स हैं। बाकी जितने मैट्रिक्स हैं उन सब के जो है वो नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। खानदान में 1-2 बच्चे होते हैं ना जो पहले बुक हो जाते हैं, भी ऐदा नाम मैं रखना, बाकी सारे आंदा तुसी रख लिया जे, ऐसे ही है ना। तो ये इन दो के मैथमेटिशियन ने कहा भी ये साढ़े लाडले बच्चे ने, इन्हों का नाम असी आप रखांगे, बाकी जिन्हों का जो मर्जी नाम रख दे। ठीक हो गया ना। तो ये मैथमेटिशियन ने इसका नाम फिक्स कर दिया और नल मैट्रिक का जो है उसका नाम भी फिक्स कर दिया। बाकी सब आपकी मर्ज़ी पे छोड़ दिए हैं, बाकी लाडले नहीं है, ये 2 लाडले हैं। ठीक है, इसका नाम जो है वो इन्होंने खुद रखा है। ठीक है जी। अच्छा, अब आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होगा, स्केलर से चले थे, स्केलर से जो है वो डायगोनल से चले थे, फिर स्केलर, स्केलर से फिर जो है वो आइडेंटिटी। फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है, यहाँ पे जो है वो नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 और डायगोनल एंट्रीज नॉन ज़ीरो। कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और उसके बाद जो आपके पास स्केलर मैट्रिक है उसके अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, नॉन ज़ीरो भी होंगी और एक जैसी भी होंगी। अब यहाँ पे जो आगे आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक, पहले तो उसका नाम हमने फिक्स कर दिया कि वो आई ही रखना है। और अब इसके एलिमेंट्स जो हैं उसमें उसने कहा कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो भी होंगे और होने भी 1 1 1 1 चाहिए जी। आइडेंटिटी मैट्रिक का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक भी है। और यूनिट किसको कहते हैं, 1 को कहते हैं। यूनिट किसको कहते हैं, 1 को कहते हैं। लिहाजा अब हमने इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखने हैं उसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। लिखवाओ जी, अब कोई और बच्चा लिखवाए, लिखवाओ बच्चे। हाँ जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। शाबाश। हुण ये भी चाह रहे हैं कि मेरे लिए भी क्लैपिंग हो, बजा दो जी, भुखे ले, कोई बात नहीं। अच्छा खैर,
देखो देखो देखो, अब अगर कोई मैट्रिक ही ऐसा हो जिसके अंदर 2 ही रोज़ और 2 ही कॉलम हो, ये तो 3x3 ऑर्डर का आपने बनवा दिया, और अगर 2x2 ऑर्डर का हो तो कैसे, कोई इशू नहीं है। ये जो आपने यहाँ पे जाके लाइन लगाई है ना, ये आपने यहीं पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये सिर्फ इतना हिस्सा होगा, ये 2x2 ऑर्डर का आ गया। अब अगर एक ही एलिमेंट हो फिर बताओ क्या करोगे, तो 1 नहीं होगा, बस समझ आ गई है। तो ये थी बेटे आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक तो कोई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है ही नहीं। अब आपने ना ये खुद करनी है ज़रा इसकी प्रैक्टिस, बाकी मैं कल आपको बता भी दूंगा, या बल्कि अभी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, और ये आइडेंटिटी का ही दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक है, मैंने अभी आपको बताया। रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक एंड नल मैट्रिसेस। आपने सिर्फ इतना बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक जो है वो नल है, कौन सा जो है वो यूनिट है, कौन सा जो है वो रो मैट्रिक है, और कौन सा कॉलम मैट्रिक है। समझ आ रही है ना बात। अब आपको पहला मैट्रिक दिया हुआ है ए, क्या एलिमेंट्स हैं इसके, 0 0 0 0, ऐसे ही है ना, 0 0 0 0, तो इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हो गए, तो ये कौन सा मैट्रिक हुआ, 0 मैट्रिक या फिर नल मैट्रिक हो गया। दूसरे के अंदर देखो एक ही रो है, रो मैट्रिक। तीसरे के अंदर एक ही कॉलम है, कॉलम मैट्रिक। चौथे के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो है वो जो डायगोनल है वो 1 1 है और नॉन डायगोनल 0 0 है, तो ये यूनिट या फिर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक हो गया। और उसके बाद ई के अंदर तमाम एलिमेंट्स एक ही है, एक ही है और वो भी 0, तो लिहाजा वो नल मैट्रिक होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो एफ दिया हुआ है, उसके अंदर एक ही है कॉलम, तो लिहाजा वो कॉलम मैट्रिक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक, रेक्टेंगुलर मैट्रिक, रो मैट्रिक, कॉलम मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक एंड नल मैट्रिक। और पहचान कर लोगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो जाएंगे, कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई हैं, ये टाइप समझ में आ गई हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कुछ भी नहीं है। आपने सिर्फ जी वो तो क्वेश्चन नंबर 3 4 से स्टार्ट होंगे। नेगेटिव मैट्रिक वो फाइंड किया जा सकता है, फिर ट्रांसपोज और लास्ट। कल हम ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे बेटे, ठीक हो गया। तो अभी आपने पहले 3 क्वेश्चन जो है ना वो तैयार करके आने, और कल आप लोगों के पास इसका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। अभी आप लोग मुझे अपना होमवर्क चेक करवाएं। आप अपना एहतसाब बच्चे खुद कर लीजिएगा कि आपने किया है या नहीं किया। समझ आ रही है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल जो है फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।